क्लास 12th के सभी स्टूडेंट इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ये कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो उस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें कुल मिला के 13 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो चुका था और इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो लिंक है उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है? पहला है संयुक्त परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उक्त सभी। तो भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार ये चार के चारों हैं। अब समझेंगे संयुक्त परिवार व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था क्या होती है और आश्रम व्यवस्था क्या होती है। छोटा छोटा सा इसको समझ लेंगे इस वीडियो में, ताकि इससे संबंधित अगर कोई दीर्घ उत्तरी या अन्य प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी सॉल्व किया जा सके, या इसी में बहुविकल्पी टाइप का कोई घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व किया जा सके। तो संयुक्त परिवार व्यवस्था क्या होती है, इसको अंग्रेजी में ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर संयुक्त परिवार, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू संयुक्त परिवार। जैसे संयुक्त परिवार इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, यहाँ पर ऐसे लिख दें JOINT, ज्वाइंट फैमिली, FAMILY, ज्वाइंट फैमिली इसको बोलते हैं। जैसे फैमिली की अगर बात करें, अगर F फॉर फैमिली यहाँ पे लिख लें तो फैमिली कई तरीके हो सकती हैं। एक फैमिली हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार, एक हो सकता है ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। तो हिंदू घर जो हुआ करते थे, जैसे भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति में बात करें तो जो हिंदू कल्चर रहा है उसी की हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। जब भी करीब 1000 साल पहले से 1000 साल पहले से जब से आक्रमणकारी वगैरह आए हैं भारत में, तो उसके बाद से हम इस्लामी सभ्यता का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन उससे पहले से अगर हम देखें तो जो भारतीय संस्कृति रही है, जो आर्य संस्कृति रही है, हम मुख्य रूप से उसी का ही अध्ययन करते हैं। तो उस समय हिंदू संयुक्त परिवार व्यवस्था चलती थी। तो हिंदू संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। जैसे अगर हम इसको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज़ ज्वाइंट फैमिली, तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ इसको की वर्ड्स हो सकते हैं। इसमें क्या एक की वर्ड है, एक तो कीवर्ड है एक ही घर में, यहाँ पे है कि एक ही घर में। ज्वाइंट फैमिली उसे कहा जाएगा कि एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, यानी कि घर एक ही होगा, उसमें कई पीढ़ी के लोग। कई पीढ़ी का मतलब क्या कि एक पीढ़ी हो सकती है जो कि दादा दादी की हो, यानी कि ग्रैंड फैमिली हो सकती है, दादा दादी वगैरह हो गए। एक फैमिली हो सकती है जो कि उसके नीचे की हो, यानी कि मम्मी पापा की फैमिली हो गई, मम्मी पापा हो गए, और उसके नीचे जो हो गए उनके बच्चे हो गए, यानी कि दादा दादी के नाती पोते, मम्मी पापा के बच्चे। ये इस तरीके से जब तीनों जो वर्ग हैं या तीनों जो पीढ़ी हैं जब वो एक साथ रहती हैं तो उसको हम ज्वाइंट फैमिली कह सकते हैं। तो जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य, कम से कम 3 पीढ़ी के सदस्य उसमें रहने चाहिए। जैसे न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा हो चला है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पा जाता है तो वो, जैसे उसका घर यहाँ पर है, अपने गांव में है, तो उसको नौकरी दूसरे शहर में अगर मिल गई है, यहाँ पर उसके मम्मी पापा रहते हैं, तो उसको वहाँ पर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आया तो अपने फैमिली के साथ आया, बीवी बच्चे के साथ आया, तो ये इसमें खाली 2 ही पीढ़ी रह जाते हैं। एक तो बच्चे और उसके माता पिता, यानी कि पेरेंट्स रह जाते हैं, और उसके चिल्ड्रन रह जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं, सी। तो इसमें 2 ही पीढ़ी रह गई। जबकि जब ये दोनों लोग यहाँ पर रहते थे तो इनके दादा दादी भी यहाँ पर रहते थे, यानी ग्रैंड पेरेंट भी रहते थे, इनके पेरेंट भी रहते थे, और उनके बच्चे भी रहते थे। तो ये तीनों मिलकर के जॉइंट फैमिली बनाते थे। जबकि अब जब ये लोग यहाँ पर आ गए हैं तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। तो संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं
कि रसोई साझी होनी चाहिए एक साथ की, पूजा पाठ का स्थान साझा होना चाहिए और संपत्ति सामूहिक रूप से एक साथ होनी चाहिए, तो उसको हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। जॉइंट फैमिली के कई सारे लाभ भी होते हैं, जैसे कि एक तो उसमें जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनका हम विकास कर पाते हैं इसके द्वारा। अगर हम इनके लाभों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो एक लाभ तो हम ये देख सकते हैं कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं यानी कि सोशल वैल्यूज़ जो होते हैं, SOCIAL, सोशल वैल्यूज़ जो होते हैं वो परिवार के बच्चों में डाला जा सकता है, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं तो किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है वो उसमें सिखाई जाती हैं। और एक सिक्योरिटी वाली बात हम कर सकते हैं। संयुक्त परिवार की एक लाभ ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी किस बात की रहती है? जैसे यदि किसी का हेल्थ ख़राब हो गया है, तो यदि किसी का एक परिवार जो है वो ज़्यादा योग्य नहीं है, ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो अन्य जो मेंबर हैं वो उसकी हेल्थ की फैसिलिटीज़ को देख लेते हैं। जैसे अगर एजुकेशन वाली बात आ गई कि घर में किसी को एजुकेशन लेना है, हायर एजुकेशन, तो लोग मिल करके उसका सहयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत सारे लाभ भी होते हैं और इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। जैसे कभी कभी जो मन मुटाव है वो बढ़ जाता है, तो मन मुटाव वाला जो समस्या होता है ये एक इसकी नेगेटिव पॉइंट भी है, कभी कभी हो जाती है। और वर्तमान की अगर संयुक्त परिवार प्रणाली को देखें तो ये सामाजिक मूल्य से दूर हटते हुए थोड़े से आर्थिक रूप में अपने आप को देखने लगे हैं। यानी कि पहले के जॉइंट फैमिलीज़ जो हुआ करते थे वो सोशल वैल्यूज़ होते थे उस पर ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन अब के जो जॉइंट फैमिली हो रहे हैं वो इकोनॉमिकल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली टूट जाती है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ के रूप में बढ़ती जाती हैं। लेकिन अभी भी कई सारे परिवार में ऐसा देख सकते हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली चलती है और बहुत धूमधाम से चलती है, एकदम सक्सेस रहता है वहाँ पर। तो ये कुछ संयुक्त परिवार के बारे में बातें थीं। और अगला इसमें दिया गया है ऑप्शन में आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था आप जानते होंगे 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। एक आश्रम जिसमें 25 साल तक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम कह सकते हैं, गृहस्थ आश्रम कह सकते हैं। इसमें 25 साल तक व्यक्ति पढ़ाई करता था, अध्ययन करता था, उसकी जो स्किल्स वगैरह थे, स्किल्स वगैरह उसमें सिखाई जाती थी और वो एक जो सिलेबस वगैरह होता था, जो पाठ्यक्रम होते थे, जैसे उनको एजुकेशन दिया जाता था, वो एजुकेशन उसमें लेते थे। उसके बाद 25 साल से 50 साल के बीच में उसका जो काम करने वाला आश्रम आता है और फिर 50 से 75 के बीच में एक आश्रम होता है जिसको हम कह सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं, और अंतिम वाला आश्रम आता है जिसमें एक तरीके से सारे गृहस्थ हर प्रकार की चीज़ों को छोड़ छाड़ के वो सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको सन्यास आश्रम भी बोल सकते हैं। एक तरीके से सन्यास आश्रम बोल सकते हैं, जिसमें अनुसंधान वगैरह या कुछ चिंतन वगैरह वाला काम कर लिए। तो इस टाइप के 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था हुआ करते थे। तीसरा ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जैसे आप जानते होंगे 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बारे में थोड़ा सा इसमें अध्ययन कर लेते हैं विस्तार से। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक कार्योन्नति का एक आधार है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सामाजिक कार्योन्नति, यानी सोशल वर्क्स, SOCIAL, सोशल वर्क्स। यानी ये सोशल वर्क्स का एक तरीका था जिसमें लोग 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था में बांट रखे थे और लोगों का अपना अलग अलग काम हो करता था। तो ये सोशल वर्क जो उनके हो करते थे इसके लिए बनाई गई थी। ये हिंदू धर्म में मुख्य रूप से था वर्ण व्यवस्था का, बहुत पहले से। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों के कार्यों से समाज का
स्थायित्व दिया गया है। जैसे अगर मुख्य रूप से देखें तो मनुस्मृति जो है, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ इसमें बता रखा है, तो हिंदू धर्म ग्रंथ में भी अगर हम मनुस्मृति को देखें तो मनुस्मृति में बता रखा है। इसके अलावा अगर हम महाभारत में देखें तो महाभारत में भी वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता ही है। अगर इसके अलावा हम रामायण में देखें तो रामायण में भी इसके बारे में जिक्र मिलता ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हिंदू के धर्म ग्रंथ हो सकते हैं जहाँ पर वर्ण व्यवस्था मिलते हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10वां मंडल है, उसमें एक सूक्ति है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे। और ये 4 प्रकार के वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण थे। और इनके काम क्या हुआ करते थे? इनके काम क्या हुआ करते थे वो भी इसमें बता रखा है कि ब्राह्मण का जो मुख्य रूप से काम था वो शिक्षा संबंधी कार्य हुआ करता था। वो ज्ञान देते थे और जो पूजा पाठ हुआ करता था या सामाजिक जो धार्मिक जो कर्मकांड होते हैं वो सारे काम कराने का काम मुख्य रूप से ब्राह्मण का हुआ करता था। और क्षत्रिय का जो मुख्य काम था वो शत्रु से रक्षा करने के लिए था। अपने राज्य को किसी प्रकार की जो एक्सटर्नल थ्रेट हैं उनसे बचाने के लिए क्षत्रिय उनका जो काम था ये था। और तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य, जिनका वाणिज्य यानी कि व्यापार वाला काम करते थे। व्यापार, उद्योग, कॉमर्स, ट्रेड हम कह सकते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉमर्स, इसके अलावा ट्रेड। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखें तो उसमें भी वणिक वर्ग हुआ करता था। तो वणिक वर्ग जो है वही जो वैश्य थे उन्हीं का काम था। वणिक वर्ग जो सिंधु घाटी से जाकर के हड़प्पा घाटी में व्यापार करते थे। और अंतिम आता है शूद्र। शूद्र का काम था उद्योग और कला में काम करना। जैसे विभिन्न प्रकार के शिल्पकार हो गए, कुम्हार हो गए, या खेती का काम हो गया। इस प्रकार से जो कला वाले या उद्योग वाले क्षेत्र हो गए उसमें वो उद्यम करके काम करते थे और अन्य चारों लोगों का सहयोग करते थे अपनी सामाजिक कार्योन्नति के लिए। इसमें सभी वर्णों को उनके कर्म में श्रेष्ठ माना गया है। इसमें ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसमें सभी वर्णों को यानी कि चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके कर्म में श्रेष्ठ माना गया है। इनमें सभी वर्णों को उनके कर्म में श्रेष्ठ माना गया है। यानी कि एवरीवन इज श्रेष्ठ बाय हिज नेचर और बाय हिज ड्यूटी। यानी कि किसी का काम छोटा नहीं है, किसी का काम बड़ा नहीं है, सभी का काम श्रेष्ठ माना गया है। शिक्षा के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, शिक्षा के लिए अगर देखें तो ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया है। सुरक्षा के लिए क्षत्रिय को श्रेष्ठ माना गया है। वैश्य के लिए जो है जो व्यापार वाला काम है उसके लिए श्रेष्ठ माना गया है। और शूद्र के लिए उद्योग धंधे काम करने का काम में शिल्पकारी करने के लिए उसको उसमें श्रेष्ठ माना गया है। जैसे एक कंसेप्ट ये चलता है कि कोई भी काम नीचा नहीं होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं जिसमें किसी भी काम को नीचा नहीं बताया जाता है, बल्कि चारों वर्ण जो हैं वो अपने अपने काम में श्रेष्ठ हैं। तो ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। वैश्य व शूद्र वर्ण को बाकी सब वर्ण को पालन करने के लिए राष्ट्र का आधारभूत संरचना, उद्योग व कला यानी कि कारीगर करने का प्रावधान इन धर्म ग्रंथों में किया गया है। तो ये जो वैश्य और शूद्र हैं, इन दोनों वर्णों का मुख्य रूप से काम क्या था कि आधारभूत संरचना, उद्योग व कला, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से इन दोनों लोगों का काम था। इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRASTRUCT, इंफ्रास्ट्रक्चरल, TURAL। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाली जो काम थी वो इन लोगों को करना पड़ता था, वो उनकी ड्यूटी थी। वे सभी जो सुरत हैं, विनम्र हैं, सत्कर्मों में लगे हैं, सुदंत हैं, आत्मसंयम का जीवन जीते हैं, वे सभी परिनिवृत्त हैं, चाहे वे क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, वैश्य हों, शूद्र हों। ये इसमें
एक बात कही गई कि वे सभी जो विनम्र हैं, सत्कर्म में लगे हैं, आत्मसंयम का जीवन जी रहे हैं, वे सभी परिनिवृत्त हैं, यानी कि परिनिवृत्त हैं, यानी कि लोगों के से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण से हों। वर्ण एक अवस्था है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। ये एक बात है जो कि बहुविकल्प में पूछ सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, यानी कि कोई व्यक्ति, कहने का तात्पर्य कि कोई व्यक्ति जन्म से ही श्रेष्ठ नहीं होता है, जन्म से ही महान नहीं होता है कि वो बाभन के घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया है तो महान ही होगा। इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और अपने कर्म के अनुसार वो अपने वर्ण या अपने एक स्थान समाज में, एक अपना स्तरीकरण, उसकी भूमिका के अनुसार उसको पहचाना जाता है और प्रयत्न और विकास से अन्य वर्ण अवस्थाओं पहुंचता है। वही जो बताया, वास्तव में प्रत्येक में चारों वर्ण स्थापित हैं। इस व्यवस्था को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ये जो चारों वर्ण जो स्थापित किए गए हैं, इसी को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म के स्वरूप में 4-5 प्रकार के धर्म के स्वरूप बताए गए हैं। उनमें से एक स्वरूप वर्णाश्रम धर्म भी है। अगर वर्ण शब्द की बात करें, जैसे इसमें वर्ण एक शब्द आया है, तो वर्ण मतलब वैसे देखें तो रंग होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्ण को हम पिगमेंट बोल सकते हैं, PIGMENT। तो पिगमेंट होता है वैसे वर्ड का मतलब। तो इसमें भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार निम्न में से कौन है? तो संयुक्त परिवार व्यवस्था भी है, आश्रम व्यवस्था भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, यानी कि ये 4 के चारों हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। आगे के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, so you can get the notification of all the videos that will be uploaded in the future. Thanks for watching the video. Namaskar, Jai Hind.